हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 की सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। अब इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब बीइंग अ टीचर और बीइंग अ फ्रेंड और बीइंग अ ब्रदर, मेरी आपको यही सजेशन है कि पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख के आओ, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स मतलब एक्सरसाइज 3.1 के अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो आपको इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एक्सरसाइज 3.1 की फर्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को करवाने से मैं पहले ही आपको बता दूं कि जितनी बड़ी इसकी स्टेटमेंट है उतना ही छोटा इसका आंसर है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले ही एग्जाम्पल को देख के डर मत जाना कि इतनी बड़ी एग्जाम्पल है। ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। देखो इसको पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन दी 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। मतलब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन कि मैन वर्कर और वुमेन वर्कर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है जो 3 फैक्ट्रीज में काम करते हैं 1, 2 एंड 3। अब ये फैक्ट्रीज हैं 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है मैन वर्कर्स जैसे 30, 25, 27, मतलब फर्स्ट फैक्ट्री में 30 है, सेकंड में 25 है, थर्ड में 27 है। अब सेम वुमेन वर्कर फर्स्ट फैक्ट्री में कितने हैं 25, फिर 31 है और थर्ड में कितने हैं 26। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज, अब इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। अब यही इसमें मेन बात है और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है नंबर ऑफ मैन वर्कर एंड वुमेन वर्कर की जो वर्कर्स की जो मतलब कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। अब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें बताया गया है कि 3x2। ठीक है। अब जितना भी हमने बेसिक पढ़ा है मैट्रिक्स में, हमें पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। एक मतलब कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शंस का। अब यहाँ पर नंबर्स कौन से हैं? ये वाले नंबर्स हैं। ये नंबर्स नहीं हैं, ये फैक्ट्री के नेम्स हैं। मतलब ये 3 फैक्ट्रीज हैं ना, 1, 2 एंड 3, ये नंबर्स हैं। ठीक है। तो मेनली मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट ए बी एनी 3x2 मैट्रिक्स। अब 3x2 मैट्रिक्स का क्या मतलब है? आपको पता है कि इसमें 3 रोज होगी और 2 कॉलम्स, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब पहले हम आर लिखते हैं फिर कॉलम्स। तो रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस। अब देखो यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ए इज इक्वल टू, तो इसको हमने डाटा को लिखना है। तो 30, 25, 25, 31, 27, 26। अब इसमें डाटा को आपने शफल नहीं करना। जिस तरह से लिखा गया, जैसे मैन वर्कर यहाँ पर लिखे गए तो मैंने वैसे ही लिख दिए, वुमेन वर्कर्स यहाँ पर लिखे गए तो मैंने वैसे ही लिख। तो अगर इसको मैं ब्रैकेट्स में बंद करूँ तो ध्यान से देखो इसमें रोज़ कितनी है? 1, 2, 3। तो 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितनी है? वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1, 2। तो इसको मैंने, हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि इसको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। आपको पता है मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो मैंने उसको लिख के दिखा दिया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। अब इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपकी मैट्रिक्स कैसी है? ए 30, 25, 25, 31, 27, 26। ठीक है। अब ये क्या है? रो 1, ये रो 2, ये रो 3 और ये क्या है? C1, ये क्या है? C2। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? थर्ड रो की बात कर रहे हैं और सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं, थर्ड रो है ये और सेकंड कॉलम है। थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है ये कौन सा एलिमेंट है? A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये कौन सा है? 26। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ
देखो ये कौन सी मतलब कि वर्टिकल लाइन है, ये वाली है, और इसमें ये क्या है, वुमेन वर्कर्स, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स वर्किंग इन, कौन सी फैक्ट्री में काम करती है, फैक्ट्री नंबर 3। तो मतलब देखो उन्होंने क्या पूछा था कि ये एंट्री हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री 3। तो देख लो ये इतना इजी क्वेश्चन है। मैंने को पहले भी बोला था कि इसकी स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, जितनी बड़ी इसकी स्टेटमेंट है उतना ही छोटा इसका आंसर है। So next example, if a matrix has 8 elements, what are possible orders it can have? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत इजी है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स होंगे तो इस तरह के हम कितने मैट्रिक्स एक्चुअल में बना सकते हैं। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो इस तरह के हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ रफ में आपको। मान के चलो कि मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ABCD। अब ये भी तो एक मैट्रिक्स है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया और इसको ब्रैकेट में बंद किया, तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये भी क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये भी क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ चाहो तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर एंट्रीज नहीं है हमारे पास, तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब कुछ, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल में क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या। अब देखो आप मेरे को बताओ इसमें रोज कितनी है, 1, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4, रो कॉलम्स, रोज काउंट करें 1 2 3 4, कॉलम्स वर्टिकल लाइन 1 है, इसमें 1 2 रोज हैं, 1 2 कॉलम्स हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो इसमें मैट्रिक्स में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इस तरह के हम 3 अरेंजमेंट या 3 मैट्रिक्स हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इन सब में कॉमन बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 × 4 कितना होगा, 4 × 1 कितना होगा, 4 2 × 2 कितना होगा, 4। और किसी भी टेबल पे देखो आप 4, अगर मुझे देखो 4 बनाना है, ऑब्वियसली बात है कि 1 × 4 4 होगा, 4 × 1 भी 4 होगा, 2 × 2 भी 4 होगा, और किसी भी टेबल पर 4 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम यही 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे। तो ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब इसको मैं आपको जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया था उससे रिलेट करना चाहता हूँ। अब देखो आपने ये पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो आपको पता ही है। ये देखो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि रोज इतनी है, कॉलम्स इतनी है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, हम ये भी बता सकते हैं वो कैसे गैस हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देख लो 1 × 4 कितना है, 4, अब इसमें 4 एलिमेंट्स ही हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंस, यहाँ पर लिखो सिंस मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स इन इट, मान लो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अपने फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये कितना होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है।
और आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो मैंने इन दोनों को कोरिलेट कर दिया और हमसे पूछा भी यही गया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो उनका ऑर्डर बताओ। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर आप लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर इंटू सी, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स। तो अब जो मैंने आपको रफ में समझाया था उस पर आते हैं। 4 एलिमेंट्स से तो मैंने इस तरह से कोशिश की है कि हमेशा मेरे पास उनकी मल्टीप्लिकेशन, रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कितनी आए? 4 4 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी हो सकता है इसमें 1 रो हो और 8 कॉलम्स। 1 क्रॉस 8 कितना होगा? 8 ही आएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 क्रॉस 1, वो भी तो 8 ही आएगा, मतलब 8 रोज़ हैं 1 कॉलम है। अब सेम वे से 8 एलिमेंट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 रोज़ 4 कॉलम्स, 4 रोज़ 2 कॉलम्स, 4 2 8, 2 4 8। अब देखो इसके अलावा और किसी भी टेबल पे 8 नहीं आएगा। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 8 से आगे हम जा नहीं सकते। तो इस तरह से हमने सभी पॉसिबल ऑर्डर्स लिख लिए। तो यहाँ पर आप लिख दो हेंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर। पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हैं? 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। मतलब कितने मैट्रिक्स हैं? 4 मैट्रिक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कितने होंगे? 8। देखो ये है छोटी छोटी बातें, बट फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इस तरह के MCQs को अच्छे से नहीं कर सकते। So next example, construct a 3 cross 2 matrix whose elements are given by aij is equal to 1 by 2 I minus 3j, और ये किसका निशान है? मॉडुलस का। ठीक है, अब मॉडुलस के बारे में आपको पता है कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। अब इसमें 2 ही मेन बातें हैं क्वेश्चन में, ये वाली और ये वाली, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQs में भी आ सकता है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, किसी भी टाइप में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हमें एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट ए बी एनी, हम मैट्रिक्स का नेम लिख लेते हैं ए बी एनी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि उसमें देखो उसमें रोज कितनी होंगी? 3 और कॉलम्स कितनी होंगी? 2। तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको वैसे पता भी होगा। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें रोज कितनी होंगी? 3 और कॉलम्स कितनी होंगी? 2। देखो इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे इस वाली चीज़ को जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इसको हमने पोजीशनिंग और एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स में सीखा था। देखो मान लो ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए ए ए ए ए ए 1 2 3, तो इसमें 3 रोज हैं और 1 2 कॉलम्स हैं। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब जस्ट हमें इनका एड्रेस लिखना है। अब आपको पता है कि देखो मान लो यहाँ पर लिखता हूँ ए ए ए ए ए ए। ठीक है, आपको पता है ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये C1, ये C2। अब ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो है सेकंड ही कॉलम है तो 2 2, ये थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है। देखो आपने हमेशा यही बात याद रखनी है कि पहले हमेशा रो आएगी फिर कॉलम, पहले हमेशा रो फिर कॉलम।
ठीक है। तो अगर आप छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो आपको मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं वाली। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया जो क्या है 3x2। अब हमें एक्चुअल में क्या करना क्या है कि ये तो हमने एड्रेस बताया कि A11 A12, अब हमें इन जो मैंने एड्रेस बताया इनकी वैल्यू ढूंढनी है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, और वो वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे, इसकी हेल्प से। ठीक है, अब आपको पता है सिंस Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस I माइनस 3j। अब इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। जिस तरह की भी यहाँ पर हमें कंडीशंस दी गई होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी गई है। अब आपको पता है कि मैंने आपको जनरलाइज फॉर्म में ये सिखाया था कि हमेशा फर्स्ट क्या होती है रो, सेकंड क्या होती है कॉलम, मतलब I क्या है रो, J क्या है कॉलम। अब I हमारी रो है तो इसकी वैल्यू I की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी, 2 और 3, क्योंकि रोज़ कहाँ तक है 3 तक, एंड J कहाँ तक होगा, देखो J क्या कॉलम है 1 और 2, इसके अलावा ये और कोई भी वैल्यूज़ नहीं ले सकते। ठीक है, तो I भी हमने कर लिया, J भी हमने कर लिया। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल करना है। तो सबसे पहले देखो A11 इससे स्टार्ट करेंगे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो I की वैल्यू कितनी है, देखो ये IJ है और इसके नीचे मैंने A11 लिखा है। तो अगर हम कंपेयर करें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, ठीक है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो यहाँ पर जस्ट फिल कर दो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/2, 1 माइनस 3 1 ज़ा 3, ऐसे आ गया। अब आपको पता कितना आएगा 1/2, 1 माइनस 3 -2, -2 का मॉडुलस कितना होगा 1/2 और 2, और ये आपस में कट हो गए तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1, यानी कि A11 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये मैंने यहाँ पर लिख के रख ली। ठीक है, अब सेम वे से A12 को कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहले हमने A11 को किया, अब देखो यहाँ पर 1 2, अब इसमें I कौन है 1, J कौन है 2, तो यहाँ पर फिल करते हैं 1/2, I मतलब 1, J मतलब 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/2, 1 माइनस 3 2 ज़ा 6, 1/2 माइनस 5 का मॉडुलस, और आपको बताया कि 5 का मॉडुलस -5 का मॉडुलस कितना होगा 5, तो कितना आंसर आ गया 5/2। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब सेम वे से अब किसकी बारी है A21 की। तो बहुत इजी है, अब जस्ट कैलकुलेशन है, अब आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1/2, I की वैल्यू कितनी है 2, और J की वैल्यू कितनी है देखो 3, और यहाँ पर कितना है 1, क्योंकि I मतलब पहली वाली वैल्यू, J मतलब सेकंड वाली वैल्यू, I 2 है, J कितना है 1 है। तो 1/2, 2 माइनस 3, अब 2 माइनस 3 कितना होगा आपको पता है -1, और -1 का मॉड कितना होगा +1, तो यानी कितना आंसर आ गया 1/2, यानी कि A21 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज़ को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम A22 को कैलकुलेट करेंगे। अब आप मेरे को बताओ कि I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू कितनी है 2। देखो ना हमारी Aij की वैल्यू कितनी थी, देखो 1/2 I माइनस 3J, तो ये 3 तो हमेशा रह गई, जस्ट हमें I और J की जगह पर वैल्यूज़ फिल करनी है, तो मैंने वही की है। ठीक है, तो कितना आएगा 1/2, 2 3 2 ज़ा 6, तो कितना आएगा 1/2 -4 का मॉडुलस कितना होगा 4, तो मतलब 2। अगर मैं इनको आपस में कट करूं तो मेरे पास कितना आएगा 2, यानी कि A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब उसके बाद किसकी टर्न थी, आपको पता है A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो I की वैल्यू अब कितनी है 3, J की वैल्यू अब कितनी है 1। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 3 कितना होगा 0, और 0 इंटू समथिंग कितना होगा 0, दैट मीन्स A31 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब लास्ट A32, अब आप मेरे को बताओ I की वैल्यू कितनी है 3 और J की वैल्यू कितनी है
2। पहली वाली वैल्यू i की, दूसरी वाली वैल्यू j की। ठीक है, अब देखो कितना आंसर आएगा, 1/2, 3 2 6, तो कितना आ गया -3 का मॉडुलस, तो कितना आ गया 1/2 इंटू 3, दैट मीन्स 3/2, विच एम्प्लाइज A32 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी 6 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल करना है। विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कितना आएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी थी लास्ट पेज पे, वो थी हमारे पास 1। A12 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5/2, और A21 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1/2, और A22 की वैल्यू आपके सामने ही है 2 है। 31 की वैल्यू थी 0, और A32 की कितनी है 3/2। तो इस तरह से हमने जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमने एक 3x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया, 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम्स। तो इस तरह के हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको मतलब कि MCQ 1 2 और 3 किसी में भी पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दी गई हैं, x+3 z+4 2y -7 -6 a -1 0 b -3 -21 0 इज इक्वल टू 0 6 3y -2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 0। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, और ये गिवन है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इफ़ ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c x y एंड z। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। आपको याद होगा हमने बेसिक्स वाली वीडियो में बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब उसमें दो कंडीशंस थी कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। और सेम वे से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये दोनों कंडीशंस भी ट्रू होंगी। देखो ऐसे होते ना, कंडीशंस क्या होती हैं, देखो दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए क्या कंडीशन है, ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ठीक है, और अगर बाय चांस हमें दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, जैसे यहाँ पर है, देखो ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो हमें पता है कि अगर ये इक्वल हैं तो इनको ऑर्डर भी सेम होगा। आप चेक भी कर लो, 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। आप चेक करो, 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर इनका सेम होना ही चाहिए और होगा भी, और क्योंकि ये इक्वल हैं, और अगर ये इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो, सिंस टू मैट्रिसेस जो हमें गिवन है, यहाँ से लिख लो, आर इक्वल, therefore corresponding, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, ये सेम ही होने चाहिए, मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अब देखो, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है और हमें गिवन है, इनके ऑर्डर भी चेक कर लो, 3x3 तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो कंपेयरिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखो, ये देखो x+3 है ना, इसको ये A11 है ना, ये सबसे पहला एलिमेंट है, तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 0 के साथ। तो x+3 किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल। अब इसकी बात करते हैं z+4। अब z+4 किसके इक्वल होगा, 6 के। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, 2y -7 ये किसके इक्वल होगा, 3y -2 के। ठीक है, अब -6 को -6 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। a -1 को हम किससे, देखो ये सेकंड है,
मतलब कि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड है तो इसको यहाँ पर भी ए सेकंड, मतलब कि A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A-1 को -3 से हम सिर्फ वही एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं जहाँ से हमें वैल्यू चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू, तो ये 0 है तो यहाँ पर क्या है 2C+2। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं B-3, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल 2B+4। -21 के इक्वल है, ज़रूरत नहीं है। 0 के इक्वल है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो x+3 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ -3, तो यहाँ से हमने x को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से z+4 की बात करते हैं। यहाँ पर 6 है तो आप ऐसा करो 4 को उधर ले जाओ तो माइनस बन जाएगा, तो विच एम्प्लाइज z कितना आ गया 2, तो z को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब y को कैलकुलेट करते हैं, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। अब ऐसा करो थोड़ा सॉल्व करते हैं, y वाली टर्म से इकट्ठी कर लो और -2 और -7 को उधर लेके जाओगे तो +7, यहाँ पर कितना आएगा 2y - 3 -y, यहाँ पर कितना आएगा 7 - 2 5। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू कितनी निकाल ली -5। ठीक है, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब इसकी बारी है, A-1 इज इक्वल टू -3, तो A कितना आएगा -3, -1 को उधर ले जाओ +1, तो A कितना आएगा -2, तो A को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 0 इज इक्वल टू 2C+2, तो विच एम्प्लाइज 2C इज इक्वल टू -2, 2 को उधर ले जाओ तो C कितना आएगा -2/2, तो इनको आपस में कट कर दो तो C की वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब लास्ट वैल्यू है B-3 इज इक्वल टू 2B+4, तो इस B को आप इधर ले आओ, B -2B, 4 उधर है, -3 को आप उधर ले जाओ +3, तो कितना आएगा -B, यहाँ पर 7, विच एम्प्लाइज B की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो देख लो आपके सामने ही है। वैसे जितना टाइम मैंने लगाया आपको उतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से ये समझ लग चुका है। आप सीधे यहाँ पर बता सकते हो -3 2, तो आप सीधा कैलकुलेट इसको कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप को इसको इतना एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से आप लिख दो कि x कितना आया हमारा -3, y कितना आया हमारा -5, z कितना हमारा है 2, सेम वे से A -2 है, B -7 है और C कितना है -1। अब आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देख लो हमने कितना ईजिली सॉल्व कर लिया। फिर से वही बात, बेसिक्स में हमने पढ़ा था सब कुछ। अगर बेसिक्स में हमने नहीं पढ़ा होता इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो शायद हमें ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती। हमने बेसिक्स में समझा था कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे सेम। और वहाँ पर मैंने आपको ऐसी एग्जांपल भी करवाई थी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.1 की लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल दिए गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत छोटी थी या बहुत ईजी थी। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट, टफ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये सब कुछ आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा हुआ है। अब देखो इसमें भी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है A, B, C, D की, और यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल दिए गए हैं। और आपको पता है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है 1 2 रोज 2 कॉलम्स, वो तो आपको पता ही है कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स एंड 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये सेम ही होंगे और ये सेम ही हैं। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दो सिंस 2 मैट्रिसेस जो हमें गिवन है आर इक्वल, ये हमें इक्वल गिवन है, देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, सेम ही होने चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स को लिखते हैं अपने 2A + B, A - 2B
5c माइनस डी 4c प्लस 3d। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस जस्ट मैं आपको बताया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों मैट्रिसेस को मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो ऑन कंपेयरिंग corresponding elements we get। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2a प्लस बी, ये किसके इक्वल आएगा? 4 के। सेम वे से a माइनस 2b को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -3। सेम वे से 5c माइनस डी को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 11। और सेम वे से 4c प्लस 3d को कंपेयर करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 24। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि जब हमने कंपेयर किया था तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी, मान लो 2y माइनस 2, 3y माइनस 5, कुछ भी मान लो, ये दोनों y में है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा था a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, b प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब सिंगल वेरिएबल में इक्वेशंस थी। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल में दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ना आप ऐसा करो, इनको नंबरिंग दे दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, 3 है और ये 4 है। अब आपको इतना तो पता होगा कि जब भी हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो 2a प्लस बी है और दूसरी कौन सी है? a माइनस 2b। तो इन दोनों को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल क्या हैं? सेम, b a। अब ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 2a प्लस बी को 5c माइनस डी से सॉल्व कर दूँ, इनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो मतलब मुझे सेम वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। पहले इनको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। अब आपको पता है इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको पता है आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो और वहाँ से हमारे पास मतलब कि b की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, वो ईजी है कि आप इनके कोफिशिएंट सेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है? 2। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो दोबारा से लिखते हैं सारी इक्वेशन को। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2a माइनस 4b, 2 3 ज़ा -6। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर कितना आएगा? प्लस। यहाँ पर कितना आएगा? प्लस, क्योंकि माइनस के बाद प्लस। अब यहाँ पर कितना आएगा? माइनस। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि ये 2a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना रह गया? देखो, ये b है, ये प्लस 4b है, तो कितना आएगा? 5b। ये 4 है, ये प्लस 6 है, कितना आएगा? 10। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 10/5, यानी कि अगर इनको मैं कट कर दूँ 5 2 ज़ा 10, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 2। तो b की वैल्यू आ गई 2। तो इसको आप चाहे 1 में फिल कर लो चाहे 2 में। मैं पुट इन 1 में फिल करने लगा हूँ। अब 1 क्या है? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, 2a प्लस, अब b की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर आप लिख दो इसको 4। तो 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 2/2। अब इनको भी आप कट कर दो, तो कितना आंसर आएगा? 1, विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमने फर्स्ट 2 इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट पेज पे हम c और d को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास c और d की वैल्यू आ सके। अब इसको भी सेम मेथड से करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो इसमें c का कोफिशिएंट कितना है? 5 और यहाँ पर c का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो इसको आप ऐसा करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 5 से। 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ताकि जो इनके कोफिशिएंट हैं वो सेम हो सकें। तो कितना आएगा? 20c 4d माइनस 4d, 11 को 4 से करेंगे 44, 5 को 4 से किया 20c, 5 को 3 से किया 15d, 5 को 24 से किया 120। अब इसके बाद आपको पता हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर कितना आएगा? प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो आपके सामने 20c माइनस 20c कैंसिल आउट, ठीक है। अब -4d है और ये वाला साइन देखो, यहाँ पर जैसे 20 है प्लस 20 है, ये -20 है तो कट हो गए। तो ये -4 है तो यहाँ पर कितना है -15, तो कितना आएगा -19d। अब 44 माइनस 120 तो कितना आएगा -76, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस से माइनस कट कर सकते हो, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 76/19। अब इनको भी आप कट कर सकते हो क्योंकि ये 19 के टेबल पे आता है, तो कितना आएगा d = 4। अब d की वैल्यू 4 आ गई। अब जिस मर्जी मतलब कि इक्वेशन में फिल कर लो, तो पुट इन 3, मैं थर्ड में फिल कर रहा हूँ, 5c माइनस d = 11, 5c माइनस d की वैल्यू कितनी है 4 = 11, तो 5c = 11 + 4, 5c = 15, c कितना आ गया 15/5। इसको भी आप कट कर दो तो कितना आ गया 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपके सामने ही है, हमने सभी इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और हमारे पास a की वैल्यू आई थी 1, b = 2, c = 3 और d = 4। तो इस तरह से हमने एलिमिनेशन मेथड से, मतलब कि दो मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन थे, उनको हमने आपस में इक्वल रखा, तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, ए और बी में भी 2 इक्वेशंस, सी और डी में भी 2 इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देख लो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन ईजी है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो, मैंने हर एक स्टेप को डिटेल से, फिर से बता रहा हूँ, मैंने हर एक स्टेप को डिटेल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसको जल्दी से भी कर सकते हो, आपको ये सब कुछ शो करने की जरूरत नहीं है कि इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको अपने 5 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको रफ में कैलकुलेट करके जल्दी से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। बट बीइंग अ टीचर मुझे आपको हर एक स्टेप को बताना पड़ता है ताकि मैं हर एक स्टूडेंट के लेवल तक पहुँच पाऊँ। अब हो सकता है आप में से कईयों को ये बहुत ईजी लगता हो, अब हो सकता है कि कईयों के लिए ये पार्ट भी मुश्किल हो, तो इसलिए मैंने आपको हर एक स्टेप को डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 की सभी एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।